मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैथ्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 3 की यूनिट 8 स्टैटिकल डेरिवेटिव्स एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस यूनिट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज होती क्या है? तो अगर आप परसेंटेज के वर्ड को भी ब्रेक करो तो मतलब पर और सेंटेज। अब सेंटेज से हम क्या बात करते हैं? हम 100 के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। और जब हम पर की बात करते हैं तो पर मतलब एवरी। जब हम हर चीज को 100 के पर्सपेक्टिव में कंपेयर करें, व्हेन वी कंपेयर एवरी डिजिट इन पर्सपेक्टिव ऑफ 100, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परसेंटेज। एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझ में आएगा कि परसेंटेज मतलब क्या एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला होता है। अब हम मान लेते हैं कि राम एक स्टूडेंट है, उसके हमारे पास मार्क्स अवेलेबल हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। एक है हिंदी, एक है उसका इंग्लिश, एक है उसकी मैथ। अब तीनों सब्जेक्ट्स के उसके मार्क्स हमें अवेलेबल हैं। और मार्क्स कितने में से? मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं इसके सब्जेक्ट के। 100 में से हिंदी में मिले उसे 70 मार्क्स, इंग्लिश में मिले उसे 75 मार्क्स और मैथ्स के अंदर मिले उसे 65 मार्क्स। तो अब इसके अंदर हम बात क्या करेंगे? अगर वो कह दें कि परसेंटेज कैलकुलेट करें आप, अगर इसमें वो कह दे कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किस चीज की? हो सकता है वो आपसे हिंदी की परसेंटेज कह दे, या ओवरऑल परसेंटेज कह दे, या फिर मैथ की परसेंटेज कह दे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज? अगर हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की परसेंटेज को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। अब हिंदी में उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 70 मार्क्स हैं। कितने में से वो मार्क्स? उसके 100 में से है। तो मतलब जितना हमने स्कोर किया और जितना मैक्सिमम था उसको मल्टीप्लाई कर देते हम 100 से। 100 से 100 कैंसिल हो गया और यह आ गया आपका 70। यही आपकी परसेंटेज आ गई उसके हिंदी के मार्क्स की। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके ओवरऑल मार्क्स को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मार्क्स इसके कितने हो जाएंगे? 210। तो ओवरऑल के अंदर उसने कितने मार्क्स स्कोर किए तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर? 210 मार्क्स स्कोर किए हैं। और कितने में से स्कोर किए हैं? 300 में से, क्योंकि एक सब्जेक्ट 100 का था, तीन सब्जेक्ट 300 के हो गए, 300 के मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से आप काटेंगे इसे तो आपका 3 पाएगा। 3 से 7 से ब्रेक होएगा ये और आपका 70 आएगा। तो अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करते हैं तो ओवरऑल भी उसकी जो परसेंटेज है वो 70 ही आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका परसेंटेज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करी जाती है। यहाँ पर आपकी जो 100 वैल्यू आती है ये कांस्टेंट है, हरदम फिक्स रहती है। वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर आप 100 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कौन सी वैल्यू लिखेंगे? जो आप स्कोर करेंगे। नीचे वो कौन सी वैल्यू आएगी? जो आपकी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम कितने मार्क्स थे? 100 मार्क्स थे। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे रेशो की, कि रेशो क्या होती है। रेशो को नॉर्मली हम A/B की फॉर्म में लिखते हैं। A/B मतलब हमारा, अगर A और बीच में 2 डॉट और B लिखा है तो उसका मतलब यही है कि हम वहां पर रेशो की बात कर रहे हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर राम के पास हम कैपिटल की बात करें और शाम की कैपिटल की बात करें तो हम ये क्या कहेंगे? राम के पास कितने रुपीस है? 100 रुपीस है। और शाम के पास कितने रुपीस है? 80 रुपीस है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनकी जो रेशो है 100/80 है। मतलब रेशो होता है सबसे छोटा नंबर होता है जिसको कि आगे फर्दर आपस में डिवाइड ना किया जा सके। तो हम इन दोनों कैपिटल को डिवाइड करना शुरू करेंगे, कैंसिल करना शुरू करेंगे। तो राम के पास 100 थी और शाम के पास 80 थी। तो 0 से 0 गया, 2 से 4 गया और 2 से 5 गया। मतलब 5/4। अब ये कहेंगे हम रेशो है इनकी, कि अगर राम के पास 5 कैपिटल है तो शाम के पास कितनी कैपिटल है? 4 कैपिटल है। और इसको हम तब तक ब्रेक करते हैं जब तक ये दोनों ब्रेक होना बंद ना कर जाए। इनमें से कई क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं बच्चे कि सर ये 4 तो ब्रेक हो जाएगा 2 से, लेकिन 4 तो आप ब्रेक कर दोगे 2 से, क्या उसी 2 से उसी टाइम आपका 5 ब्रेक होएगा? नहीं होएगा। मतलब जब तक हमारी दोनों वैल्यू
एक साथ ब्रेक होती है तब तक इसे ब्रेक करते हैं, और जब ये ब्रेक होना बंद हो जाती है तो वहां पर हम उस वैल्यू को छोड़ देते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं 20 और 25 आपके सामने दो वैल्यू आ जाएं और इनका आपको रेशो कन्वर्ट करना, तो रेशो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? 4 5 जा 20, सॉरी आप 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो यहां पर क्या कहेंगे 4:5 इसका आंसर होएगा। तो ये होता आपका रेशो का कॉन्सेप्ट। नॉर्मली बिजनेस के अंदर आपकी तीन तरह के रेशो को यूज किया जाता है, करंट रेशो, कैश रेशो और डेब्ट इक्विटी रेशो। अगर हम करंट रेशो की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। कैश रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कैश अपॉन में करंट लाइबिलिटी। और हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन में इक्विटी। ये सारी चीज आप इसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है कि अब आप बात कर सकें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, लोन, एडवांसेस, कैश, आपकी जो भी लाइबिलिटीज हैं, ये सब कुछ आपके क्वेश्चंस में मेंशन होती है। उन्हीं को आपको इन फॉर्मूलेस के अंदर पुट कर कर उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेट की। अब रेट क्या होता है? जब हम दो चीजों को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि एक का प्राइस दूसरे कंपैरिजन कितना पड़ता है। जैसा आपके सामने क्वेश्चन है कि 100 किलोमीटर विद 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर हमारे पास 8 लीटर पेट्रोल है तो हम कितनी दूर चला सकते हैं अपनी बाइक को? 100 किलोमीटर चला सकते हैं। मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर पूरा डिपेंड होता है। तो वहां पर हम यूज करते हैं रेट की। जैसे यूज करेंगे ₹18 फॉर 12 बनानास। अगर हमारे पास 18 रुपए हैं तो हमें कितने बनानास मिलेंगे? 12 बनानास मिलेंगे। ₹6000 फॉर 5 डेज ऑफ कंसल्टेंसी। अगर हमें 5 डेज की कंसल्टेंसी लेनी है किसी से, उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा? 6000 पे करना पड़ेगा। मतलब हम रेट, जैसे आप कहते हैं कि फिर अगर हम यहाँ पर एवरेज की बात करें, 8 लीटर से आप 100 किलोमीटर चल रहे थे तो कैसे निकालेंगे? 100 अपॉन में 8, उसको डिवाइड करेंगे तो 12.5 किलोमीटर पर लीटर। तो हमने देख लिया कि अगर हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल होगा तो उसे हम 12.5 किलोमीटर चल सकते हैं। इसी तरह अगर हम बनाना की बात करेंगे तो बनाना का क्या था? हमारे पास 18 बनानास हमें 18 रुपीज के अंदर 18 रुपीज में 12 बनाना मिल रहे थे। तो हमने क्या करा? 18 को ऊपर करा, नीचे 12 को करा, हमने डिवाइड करा। 1.5 रुपीज मतलब हमारा 1.5 रुपए का एक केला हमें पड़ेगा परचेज करने पर। तो ये होता है रेट। जब हम दो चीजों को आपस में कंपैरिजन कर देते हैं कि उसके साथ अगर उतना यूज करेंगे तो उसके साथ हमारे दूसरा प्रोडक्ट हमें कितना मिल सकता है। जैसे आप पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल कोई बोलता है कि कितने की एवरेज दे रही बाइक, तो हम कहते हैं 30-35 की एवरेज दे रही। 30-35 का मतलब क्या होता है? मतलब 30-35 का मतलब होता है कि 1 लीटर के अंदर आपकी जो बाइक है वो 30 किलोमीटर तक चल जाती है। तो वही आपका रेट कहलाता है, आपकी एवरेज कहलाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मीन, कि मीन होता क्या है, मीन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो मीन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। कौन से दो मीन है? एक है अनग्रुप डाटा और एक है ग्रुप डाटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनग्रुप डाटा की, जो सिंगल आपको सिंपल एकदम मीन दे दिया जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका सिंबल है मीन को निकालने का, मीन को दिखाने का। इस सिंबल के थ्रू ही आप अपने मीन को शो करते हैं। ये आपको याद रखना है। आपका मीन का क्या सिंबल होता है? आपका एक्स और उसके ऊपर बार। ये होता है आपका मीन का सिंबल। और फॉर्मूला क्या होता है? आपकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सभी को आप ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं उनके नंबर से, कितनी नंबर्स थे उन वैल्यूज की। तो क्वेश्चन को आप देख के इसलिए समझ सकते हैं कि हमारे पास 7 डेज की जो अर्निंग है वो दे रखी है, 22, 25, 29, 58, 30, 24, 23। तो हमने सबसे पहले क्या करा? इन सभी को ऐड करा। 22 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 58 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 23। और इन सबको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी, छठी, सातवीं, तो जितनी वैल्यूज होती है उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा? 30.14। तो ये क्या कहलाएगा? आपका मीन कहलाएगा।
मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तुमने क्या करा, हमारे पास जितना भी डाटा था उन सभी का सम करा और डिवाइड कर दिया कि कितने नंबर्स थे हमारे पास डाटा के। 7 डेज के डाटा थे, तुमने 7 से डिवाइड कर दिया। ये तो था आपका अनग्रुप डाटा। अब इसी के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कई बार उनकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाती है हमें, उस फ्रीक्वेंसी को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसमें आप देखोगे कि वेजेस हमें दे रखी है, उनकी अलग अलग दिन की अलग अलग वेजेस दे रखी है। किसी दिन में 23 रुपीज मिलते हैं, 24 मिलते हैं, तो कभी 28 मिलते हैं, कभी 30 मिलते हैं, तो कभी 34 मिलते हैं। अब नीचे फ्रीक्वेंसीज भी दे दी कितने कितने दिन इन्हें ये वेजेस मिले हैं। तो कह सकते हैं 25 कितने दिन मिले हैं, 3 दिन मिले हैं। 28 कितने दिन मिले हैं, 4 दिन मिले हैं। 32 5 दिन मिले हैं। तो इस कंडीशन में हम मीन को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इस कंडीशन में हम मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी वैल्यूज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 मल्टीप्लाई 1, 24 मल्टीप्लाई 1, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब वेजेस और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इन सभी को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये तुम्हारी ऊपर की वैल्यू आ गई सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ हमारा फ्रीक्वेंसी था, एक्स हमारी वैल्यूज थी। वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, अपनी फ्रीक्वेंसी से, और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या कह सकते हैं आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने जब हम इन सभी को ऐड किया टोटल मल्टीप्लाई करके, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 102। और जब हमने बात करी कि इनकी सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने की, तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू आई हमारे पास 35। तो इन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.26। तो ये था आपका मीन का कॉन्सेप्ट। अब इसी में हम देखेंगे कि जब हमारे पास ग्रुप डाटा आता है, मतलब यहाँ पर एक सिंगल डाटा की बात नहीं करी, ग्रुप की बात करी गई है। डेली वेजेस कितनी दिखा दी गई है आपको, 15 to 20, मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन एक ग्रुप दे दिया गया कि इस ग्रुप के अंदर ही उनको डेली वेजेस मिलती है। नेक्स्ट आपका 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। इसी तरह को एक ग्रुप की बात करी गई है यहाँ पर कि ग्रुप कितने का उसमें डिफरेंस, 5 नंबर्स का उसके अंदर डिफरेंस है उस ग्रुप के अंदर। अब आपको लेबर्स भी आपके दे दिए गए हैं कि 15 से 20 के जो डेली वेजेस का ग्रुप है उसके अंदर कितने लेबर्स हैं, आपके 2 हैं। इसी के बाद 23 है, 19 है, 14 है, 5, 4, 3, मतलब उनके अब फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है। अब इस कंडीशन में उनको किस तरह कैलकुलेट करते हैं अपने मीन को। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी डाटा होता है, जो ग्रुप होता है, उसकी ये मिड टर्म को कैलकुलेट करते हैं। अब 15 और 20 के बीच में मिड टर्म क्या आती है आपकी 17.5। इसी तरह आपकी 20 और 25 के बीच में क्या आता है मिड 22.5। इसको आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। 45 को डिवाइडेड करेंगे आप 2 से, तो आपका क्या आएगा 22.5। इसी तरह आप इन सभी की मिड टर्म को यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब ये एक तरह से आप कह सकते हैं आपका जो अनग्रुप डाटा था वो बन चुका है। अब आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स भी अवेलेबल थे, तो सेम हमने वही चीज करी है, अपने एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है एफ के साथ और उसको यहां पर मेंशन कर दिया है। तो अब हमने जब देखा कि हमारा जो एफ एक्स आया वो कितना आया टोटल, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 2030, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल ऐड कितना आया वो आया 70। अब आप इसको अगर ब्रेक करोगे, डिवाइड करना चाहोगे, तो आपका ब्रेक होएगा 0 से 0 आपकी कैंसिल हो गई, या आपका 29 के ऊपर आपका ये डिवाइड होएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हमारा मीन कितना है 29 हमारा मीन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसके साथ एक और तरीका होता है हमारे पास कि हम इतनी कैलकुलेशन ना कर कर उसको एकदम शॉर्ट में कैलकुलेट करें। तो वो तरीका कौन सा होता है, आप वो देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इंटरवल्स हमारे पास अवेलेबल थे। इंटरवल्स के थ्रू हमने उनकी क्या कैलकुलेट करी थी, मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था। अब मिड वैल्यू में हमें देखना पड़ेगा कितने हमारे पास वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास 7 वैल्यूज थी। तो 7 वैल्यूज की मिड टर्म कौन सी होती है, आपकी 4th वैल्यू जो होती है वो मिड टर्म होती है। 4th के आगे हम क्या लिखेंगे, 0 मेंशन कर देंगे।
जीरो के जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर -1 -2 -3 इस फॉर्म में चलेंगे, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो हम प्लस में लिखेंगे वैल्यू 1 2 3 4। इस तरह इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डी कहते हैं। मतलब एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपकी जो मिड टर्म है उसके सामने हम जीरो लिख देंगे, ऊपर जब जाएंगे तो माइनस और नीचे जब आएंगे तो प्लस। मतलब ऊपर जाएंगे तो माइनस, जब नीचे आएंगे तो प्लस। अब इसके सामने हमारी फ्रीक्वेंसी भी हमें मेंशन थी 2 23 19 14, हमें जो भी फ्रीक्वेंसी थी ठीक है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, एफ डी कर देंगे, मतलब डी को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने एफ के साथ, क्योंकि अभी छोटी छोटी वैल्यूज हो गई तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी इजी हो जाएगा आपका। फिर आपका -3 का 2 से मल्टीप्लाई करा आपने, -6 आया। -2 को 23 से मल्टीप्लाई करा, -46 आया। -1 को 19 से मल्टीप्लाई किया, 19 आया। जीरो से आप किसी भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही आएगा। अब नीचे की वैल्यू जो आपकी आएंगी वो तो प्लस में आएंगी, और आपकी जो ऊपर की वैल्यूज थी वो माइनस में आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये कुछ वैल्यूज यहाँ पर भी आपकी डिवाइड या खत्म हो जाती हैं। तो आपने जब नीचे इन सबको मल्टीप्लाई करके देखा तो 5 8 9 आया। तो जब आप इस कंप्लीट को एनालाइज करोगे, -6 -46 -19 प्लस में 5 + 8 + 9, तो इनका जो टोटल आएगा -49 आएगा। अब आपके पास टोटल सम कितना आ गया, -49। आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपकी 70। और यहां पर हम किसको ए को करते हैं, एज्यूम मीन जो हम लेके चलते हैं, एजम्पशन लेके चलते हैं, वो देखते हैं कि जो हमारा सबसे मिड टर्म होती है, किसी भी मिड पॉइंट होता है उसको हम ए मानते हैं। तो ए हमारा यहां पर क्या था 32.5, और आई क्या होता है हमारा डिफरेंस इंटरवल 35 to 40, 40 to 45, तो वो हमारा था इंटरवल। तो इसको हम देखते हैं, यस। तो आई था हमारा, जैसे 35 to 40 है तो इसमें 5 का डिफरेंस है, या फिर आप ले लीजिए आपका 45 to 50 था तो इसके अंदर भी आपका 5 का डिफरेंस था। तो वो जो आपका जो 5 होता है वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। ए हाफ का एजम्पशन होता है, मतलब इस टोटल टेबल के अंदर जो मिड टर्म होती है, मिड टर्म की, उसको हम ए मानते हैं, इक्वल टू ए। तो वो हमने लिख दी सिग्मा एफ डी अपॉन एन, -49 अपॉन में 70 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये फॉर्मूला आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन मल्टीप्लाई में आई। जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर भी आपको कितना आएगा, 29 ही आएगा। तो अब आप देखिए कि आपके पास दो तरीके थे, एक ये कैलकुलेशन थी जिसमें आपकी कैलकुलेशन हो सकती है बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकती है, मतलब 42.5 मल्टीप्लाई बाय 4 या 32.5 मल्टीप्लाई बाय 14, फिर इतनी सारी वैल्यूज आती है, फिर उनको ऐड करना, फिर डिवाइड करना। और ये एक तरीका होता है जो शॉर्ट में होता है आपका, कि आप सीधे मिड टर्म के सामने जीरो और उसके ऊपर माइनस बढ़ाते जाइए और नीचे प्लस बढ़ाते जाइए, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए वैल्यू आपकी जो एज्यूम मीन आपने जिसके सामने जीरो पुट किया था उसको पुट करिए और अपना इंटरवल लीजिए, और उसके साथ साथ आपको इस फॉर्मूले का यूज कर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मीन को। अब बात करेंगे मीडियन की, कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास दो अवेलेबल है, एक तो होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2, जब आपके जो नंबर्स हो वो इवन फॉर्म में हो, और एक होता है n अपॉन में 2 प्लस में n अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, मतलब आपके पास कोई भी वैल्यू 3 5 1 4 5, अब आपसे बोल दिया जाए इस वैल्यू का आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, या फिर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको एडजस्ट करते हैं तो 1 3 4 5 5 ये हमने कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास मतलब क्या है, ये ऑड है हमारे पास, ये ऑड है हमारे पास। तो ऑड में क्या होता है n अपॉन में 2 प्लस में 1, मतलब n प्लस में 1 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, मतलब 5 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना है हमारा 3। अब देखेंगे थर्ड वैल्यू कौन सी है, वही हमारी मीडियन कहलाएगी। थर्ड वैल्यू कौन सी है हमारी, फोर्थ है,
तो मतलब जो 4 नंबर है ये हमारी थर्ड वैल्यू थी, तो ये हमारा बन जाएगा मीडियन। अब जैसे अगर आपके सामने दूसरी वैल्यू हो कि 1 + 5 + 4 3 7 2, अब आपके पास ये वैल्यू आ जाए और कह दे कि इसका आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितनी वैल्यूज हैं। 1 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यूज हैं ये? 6 वैल्यूज हैं। तो अगर 6 वैल्यूज की बात करें तो क्या नंबर है ये? इवन नंबर है। तो इवन में हमारे पास क्या फॉर्मूला था? n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1, ये फॉर्मूला हमारे पास था किसका? इवन का, और ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2। तो इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे इस चीज को जब हमारे पास इवन वैल्यूज आती हैं। अब सबसे पहले n/2, n कितने थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या थी? 6/2 प्लस में, अब इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, 6/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, तो 3 प्लस में 4, क्योंकि 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 3.5। फिर आप यू भी ले सकते हैं कि आपकी थर्ड और फोर्थ, तो आपकी थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो मतलब जो मीडियन है आपका वो इनके बीच में कहीं लाई करता है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपका जो भी डाटा होता है आपको उसको या तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, उसके बाद इस फॉर्मूले को पुटअप करें। ये था आपका मीडियन फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में डाटा दे रखा हो, मतलब जो डाटा दे रखा हो इंटरवल की फॉर्म में दे रखा हो, ग्रुप की फॉर्म में दे रखा हो, तो उस कंडीशन में मीडियन को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जाम में आपको जो डाटा देंगे वो कहां तक देंगे? यहां तक का आपको डाटा एग्जाम में दिया जाएगा। इस डाटा से आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो डाटा किस फॉर्म में है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, मतलब इन सभी के बीच में कितने का इंटरवल है? 5 का इंटरवल है, और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है। तो इसके बिहाफ पर आप किस तरह मीडियन कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऐड करी हमने, फ्रीक्वेंसी को क्या देखा? 70 फ्रीक्वेंसी है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें 70 है तो उसका हाफ कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। तो हमने एक अंदाजा लगाया कि हमारा जो कह सकते हैं जो मीडियन आना चाहिए वो अंदाजा कितना होना चाहिए? 35 के आसपास ही होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? CF को कैलकुलेट करेंगे, CF को बनाते हैं। अब CF कैसे बनता है? 2 को आप यूं का यूं लिखेंगे, 2 + 23 आपका 25 आ गया। 25 में फिर इसको हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे, 19, फिर आपका 44 आ गया। 44 के अंदर हम फिर ऐड करेंगे 14 को, फिर आपका 58 आ गया। मतलब इस तरह हम एक फ्रीक्वेंसी को तैयार कर लेंगे और इसकी जो लास्ट वैल्यू क्या आती है? आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी ही आपकी वैल्यू आती है। अगर ये आपका टोटल लास्ट वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है CF है, अगर आपका लास्ट CF आपके टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मैच ना करे, सेम ना हो, तो मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। अगर ये दोनों मैच कर जाए तो मतलब आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अब हमने इसको बना लिया, हमने CF को तैयार कर लिया। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में I। तो सबसे पहले हमने I की बात करी थी प्रीवियस क्वेश्चन में भी। I क्या होता है? आपका इंटरवल होता है। इंटरवल इन क्वेश्चंस में कितने का दे रखा है? 5 का दे रखा है इंटरवल आपके इन क्वेश्चंस में। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, n/2 की बात करेंगे, CF की बात करेंगे और लोअर की बात करेंगे। तो हमारे पास हमने देखा कि सबसे पहले बात करेंगे L की बात कि लोअर क्या है। अब हमने देखा कि 35 की एक एजम्पशन होना चाहिए कि मीडियन इसका कितना होना चाहिए? 35 के आसपास होना चाहिए। रीजन क्या था? क्योंकि टोटल 70 फ्रीक्वेंसी थी, अगर 70 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 35 ही आता है। तो एक हमारे एजम्पशन था कि 35 के आसपास इसका मीडियन होएगा। अब इस CF में देखिए 35 कहां पर पड़ रहा है? सबसे पहले आपका जो CF है 44 है, इसके अंदर आपका 35 आएगा। तो यहां से हम अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, वैल्यूज को लेना शुरू करते हैं। अब आपकी जो भी वैल्यू आपने निकाली होती है CF की, जिसके अंदर आपका एक अजम्पशन मीन आता है,
44 तक इसके अंदर सबसे पहले आपका 35 आएगा, फिर हम सामने की वैल्यूज को देखेंगे। अब जो सामने फ्रीक्वेंसी में नंबर आएगा उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम एफ नाम दे देते हैं। अब उसके सामने जो इंटरवल होता है, और इंटरवल की जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, L इक्वल टू 25, लोअर वैल्यू दे देते हैं। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, L आ गया, CF आ गया, हमारे पास I आ गया, N अपॉन में 2 आ गया। तो अब इस पूरी वैल्यू को हम अपने इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या क्या था, फॉर्मूला था L प्लस में N अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में I। तो L कितना था हमारे पास, L हमने यहां से लिया था 25 प्लस में N अपॉन 2, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 70 थी, 70 को हमने ब्रेक करा था, 2 से डिवाइड करा तो कितना आया था 35, माइनस में CF कितना आया था हमारे पास, CF का मतलब है कि जो भी हम जिस वैल्यू में हमारा मीन आता है उसके एक ऊपर की वैल्यू को हम यहां पर यूज कर लेते हैं। तो वो आपका आ गया 25। इसके बाद क्या था हमारा पास आई कितना था हमारा, इसको डिवाइड करना था हमें एफ से। एफ कितनी थी हमारे पास टोटल 19, जो हमने एफ को कैलकुलेट किया था, और हमारा जो आई था वो 5 का था। इस ओवरऑल को आप जब डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 27.63, जो कि आपका एग्जैक्ट मीडियन होएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह भी आप एग्जाम में अपने इंटरवल के क्वेश्चन में ग्रुप डाटा के अंदर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू कहां से आती है। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपके जितने भी नंबर्स हो उसको 2 से डिवाइड करिए, जो भी वैल्यू आती है आपकी 35 यहां पर आई, जैसे टोटल 70 था, 2 से डिवाइड करा 35 आई। 35 सबसे पहले किस वैल्यू के अंदर आ रही है, इसके अंदर वैल्यू आ रही है 35, इसके सामने वाला ये बन जाएगा आपका एफ। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो बन जाएगी एल। इसके अंदर का जो फिर जो गैप होता है 25-30 इंटरवल जो है वो बन जाएगा आपका आई, मतलब 5। तो हमने क्या क्या वैल्यू देख ली यहां पर, एफ कहां से आएगा, हमारा एल कहां से आएगा, हमारा आई कहां से आएगा, और हमारा एन अपॉन 2 कहां से आएगा। तो ये सारी जब आपने वैल्यू देख ही ली है तो बस अब इन्हीं वैल्यूज को हमें क्वेश्चन के अंदर पुटअप करना होता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपको इन्हें कैलकुलेट करना होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह का डाटा हो, मतलब एक ग्रुप डाटा ना होकर सिंगल डाटा हो लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो उस कंडीशन में हम उस डाटा की फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जाम में आपको जो गिवन दिया जाएगा टेबल, वो इतनी टेबल आपको दी जाएगी एग्जाम के अंदर करने के लिए। ये टेबल आपको दी जाएगी, सीएफ आपको खुद ही वहां पर डिराइव करना होगा, खुद ही कैलकुलेट करना होगा एग्जाम्स के अंदर। सीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया था, ऊपर की वैल्यू को एग्जैक्ट नीचे लिखिए और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते जाइए। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 16 18। मतलब इस तरह आप अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करते जाइए, आप सीएफ कैलकुलेट कर लेंगे। आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो आ गई 35। अब 35 आ गई। अब देखेंगे कि 35 को अगर हम 2 से ब्रेक करें तो कितना आएगा, क्योंकि मीडियन तो आप इस तरह कैलकुलेट करते हैं, n प्लस में 1/2 डिवाइडेड बाय 2। तो 35 प्लस 1/2 तो कितना हो गया 36/2। अब से आप करेंगे तो आपको क्या आएगा 18 आएगा। अब आप देखेंगे कि आपके इस सीएफ के अंदर 18 कहां पर आ रहा है, और जो आपके सामने 18 आएगा सबसे पहली बार वही फ्रीक्वेंसी आपकी बन जाएगी मीडियन। तो यहां पर आपका 18 आ रहा था सीएफ के अंदर, और 18 के सामने कौन सी वेजेस थी 29 था। तो 29 क्या कहलाएगा हमारा मीडियन ऑफ वेजेस। तो ये सब जब आपके पास अनग्रुप डाटा हो उस कंडीशन में हमें किस तरह कैलकुलेट करना होता है मीडियन। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मोड को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। मोड मतलब मोस्ट रिकरिंग वैल्यू, मोस्ट रिकरिंग वैल्यू, जो वैल्यू किसी क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होती है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये आपके पास टेबल दे देंगे और कह देंगे इस टेबल का आपको मोड कैलकुलेट करना है, देखना है कि इस टेबल के अंदर मोड कौन सी वैल्यू है।
तो मोड क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इनकी फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे कि जितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 23, 19, 14, 5, 4, 3, इनमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 23। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले को देख लेंगे और उस फॉर्मूले के हिसाब से उसकी वैल्यूज को हम एक एक करके कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है मोड को कैलकुलेट करने का, L प्लस में ट्राइंगल 1 अपॉन में ट्राइंगल 1 प्लस में ट्राइंगल 2 मल्टीप्लाई में आए। तो ये आपका फॉर्मूला होता है मोड को कैलकुलेट करने का। लेकिन इसके लिए आपको किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, आपको F0 की रिक्वायरमेंट है, F1 की रिक्वायरमेंट है, F2 की रिक्वायरमेंट है, I की रिक्वायरमेंट है, L की रिक्वायरमेंट है। अब आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं F1, उसके जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम कहते हैं F0, और जो नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं F2। जो इनका डिफरेंस होता है उसको हम I कहते हैं, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू होती है उसकी जो लोवेस्ट टर्म उसको हम कहते हैं L। तो हमारे सामने क्या क्या आ गया, L आ गया 20, I आ गया 5, F0, F1, F2। F0 कितना आया हमारे पास, F0 आया हमारे पास 12, F1 आया है हमारे पास 23, F2 आया है हमारे पास 19। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें ट्राइंगल 1 के लिए, कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरह F1 में से F0 को माइनस कर देते हैं। तो हम F1 में से F0 को माइनस करेंगे तो 23 माइनस 12, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 11 आ जाएगा जो यहाँ मेंशन है। इसके बाद हम इसके लिए क्या करेंगे, F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2, तो 23 माइनस 19 क्या आ जाएगा 4। हमारे पास वैल्यू सबकी आ गई है। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी उन वैल्यूज को इन क्वेश्चंस के अंदर पुटअप कर देंगे। तो L हमारे पास क्या था, लोवेस्ट 20 थी हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू, तो हमने यहाँ पर 20 को पुट कर दिया। ऊपर क्या आया ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 कितना आया था आपका 11 आया था, फिर नीचे इन दोनों को ऐड कर दिया गया था, इस वैल्यू को इस वैल्यू को, 11 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय I, मतलब जो डिफरेंस था उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो इसको सोल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आती है आपकी 20 प्लस में 11 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 वन 5, 5 3 15 और 3 वन 3, 3 3 9.67। तो जब इसको ऐड करोगे 20.67, 23.67 ये आपका मोड आएगा इस क्वेश्चन का। ये 23 कहाँ पर पड़ रहा है आपका, इसी वैल्यू के अंदर ये वैल्यू आ रही है। तो ये था आपके मोड को कैलकुलेट करने का तरीका। अब हम देखेंगे कि मीन, मीडियन और मोड इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो एग्जाम में क्या होता है, वो आपसे मीन दे देगा, मीडियन दे देगा, मोड पूछ लेगा, मीन दे देगा, मोड दे देगा, मीडियन पूछ लेगा। मतलब कोई भी दो वैल्यू देकर आपको उससे तीसरी वैल्यू पूछ सकते हैं। तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसकी हेल्प से हम इसकी थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है इनका, मीन माइनस मोड। अगर आप मीन के अंदर से मोड को माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आएगी उसकी, 3 मीन माइनस मीडियन। तो ये वैल्यू आएगी और इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल टू तो आता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक तो ये वैल्यू आती है, इसके थ्रू भी अगर आपसे कोई भी एक वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, दो वैल्यू दे रखी है, तो उससे आप अपने आप से तीसरी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है इनका, रिलेशन है इन सभी के बीच में, मीन, मीडियन और मोड। रिलेशन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इनके आपस में रिलेशन क्या है, तो वहां पर आपको इन वैल्यूज को डायरेक्टली पुटअप करना होता है, इनको बस लिखना होता है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन। अब इसके बाद आता है आपकी हमने अभी तक जितनी भी कैलकुलेशंस करी, जितनी भी कह सकते हैं चीजें देखी, उनके बाद भी आपकी कुछ कैलकुलेशन होती है, सेंट्रल टेंडेंसी है, स्टैटिक्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास दो और बची हैं, एक आती है ज्योमेट्रिक मीन जिसे हम जीएम कहते हैं, और एक आती है आपकी अर्थमेटिक मीन। तो इन तीनों के बीच में भी मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, मतलब एएम, जीएम और एचएम, इन तीनों के बीच में भी एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है। मतलब सबसे बड़ी इनमें क्या होती है कि अगर सिंगल वैल्यू की हम कैलकुलेशन करते हैं तो अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद हमारा ज्योमेट्रिक मीन आएगा, और सबसे छोटा क्या आता है, हार्मोनिक मीन आता है।
कैलकुलेट किस तरह करते हैं वो आप देख लेते हैं। जिनसे कोई वैल्यू दे रखी है 4, 5, 10 और 11। तो अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो हम क्या करते थे, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं और उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐड करा 30 आया, डिवाइड करा 4 आया, क्रॉस करके 7.5, ये तुम्हारा अर्थमेटिक मीन आ गया। अब ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, हम सभी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11, और उसके बाद स्क्वायर रूट मतलब रूट में कितनी वैल्यू लगा देते हैं, जितनी वैल्यूज होती हैं, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 4 वैल्यूज हैं। अब इनके अंदर का मल्टीपल कितना आएगा, 2200 आएगा। अब इसका हम रूट निकाल के देखेंगे कि रूट 4 2200 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 6.85। तो ये आपका आएगा ज्योमेट्रिक मीन। उसके साथ ही साथ आपका जो हार्मोनिक मीन आता है वो किस तरह होता है, हार्मोनिक मीन होता है 4 डिवाइडेड बाई, मतलब ऊपर क्या रखते हैं, टोटल वैल्यू जो होती है हमारे पास उस वैल्यू को रखते हैं कि नंबर कितने होते हैं। तो 1 2 3 4, 4 नंबर थे तो हमने ऊपर 4 को रख दिया। फिर नीचे करते हैं 1 में फर्स्ट वैल्यू, 1 में 4, प्लस में 1 में सेकंड वैल्यू, 1 में 5, प्लस में 1 में थर्ड वैल्यू। इसी तरह 1 में आपकी जितनी वैल्यूज होती हैं उन सभी को कर देते हैं। फिर आपका सोल्यूशन आएगा 4। अब इन सभी का आप जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपस में डिवाइड करोगे, तो उनका नीचे आएगा जो आपका टोटल सिंप्लीफिकेशन आएगा 0.64। अब 0.64 को जब फोर्स आपको की कैलकुलेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका आएगा 6.25। तो ये आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन आती है आपकी AM, GM और HM की। अब आपने इसमें देखा कि जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमारे पास अर्थमेटिक कितना आया, 7.5। अर्थमेटिक आया 7.5। हमारा ज्योग्राफिकल मीन आया, ज्योमेट्रिक मीन आया 6.85, और हमारा हार्मोनिक मीन जो कितना आया है 6.25। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन, सबसे छोटा क्या हमारे पास, हार्मोनिक मीन, और जो मिडिल टर्म होती है वो होती है हमारी ज्योमेट्रिक मीन। तो ये था आपके कॉन्सेप्ट, ये था इनका रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM और HM। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।